सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर कहानियों का कारवां लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि युद्ध आखिर होते क्यों हैं? क्या किसी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं हो सकता? युद्ध से फायदा किसको होता है, नुकसान किसको पहुंचता है? मासूम नागरिकों को, बच्चों और औरतों को, जिनको युद्ध होने या न होने से कुछ मिलने वाला नहीं। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, उससे आप युद्धों के खिलाफ नफरत से भर जाएंगे और ये सोचने के लिए विवश होंगे कि युद्धों को जन्म देने वाली इस समाज व्यवस्था को क्या जल्द से जल्द बदल नहीं देना चाहिए। कहानी का शीर्षक है शिन की तिपहिया साइकिल। इसे लिखा है तात्सुहारू कोडामा ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है जाने माने विज्ञानी अरविंद गुप्ता ने। कहानी हमने साभार ली है वेबसाइट arvindguptatoys.com से। ये एक ऐसी कहानी है जो सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जंग और लड़ाई के खिलाफ नफरत पैदा करेगी। लड़ाई में बड़े बड़े नेता और फौज के जनरल नहीं मरते, उसमें मरते हैं शिन जैसे 3 साल के निरीह बच्चे। शिन अपनी तिपहिया साइकिल चला रहा था जब हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम फेंका। ये कहानी हमें हमेशा जंग के विनाश की याद दिलाएगी। हर साल जब अगस्त आता है तो मुझे फिर वही पुरानी यादें सताती हैं। मुझे बार बार अपने पुत्र शिन का चेहरा याद आता है। वो एक लाल तिपहिया साइकिल चला रहा होता है। उसका सपना था कि ये साइकिल उसे जन्मदिन पर मिले, परंतु जल्दी ही खुशी की ये तस्वीर धुएं और राख के बादलों में छिप जाती है। उस अगस्त के दिन हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए और सदा के लिए मेरे हृदय पर एक काला बादल छा गया। पचास साल पहले शिन केवल 3 साल का था। हम जापान के हिरोशिमा शहर में रहते थे। शिन की 2 बहनें थीं, मिचिका और यूको, और उसकी एक सबसे प्रिय मित्र थी किमी। वो पड़ोस के घर में ही रहती थी। दोनों दिन भर लकड़ी के गुठों से घर बनाते थे या फिर चित्र वाली पुस्तक के पन्ने निहारते थे, खासकर एक किताब के जिसमें एक 3 पहियों वाली साइकिल का चित्र बना था। शिन वैसी ही साइकिल तो चाहता था। उसे पता था कि उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। उस समय जापान में 3 पहियों वाली साइकिल का मिलना बहुत मुश्किल काम था। 1941 में जापान ने अमेरिका और कुछ अन्य देशों पर लड़ाई छेड़ी थी। 4 साल के युद्ध के दौरान सारी साइकिलों, मंदिर की घंटियों और रसोई घर के बर्तनों को गलाकर उनसे लड़ाई के टैंक और बंदूकें बना दी गई थी। बच्चों के खिलौनों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, परंतु शिन था कि बस साइकिल की रट लगाए था। साइकिल नहीं मिलने के गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया। वो मेरे करीब आया और विनती करने लगा, पापा आप मेरे लिए साइकिल लाएंगे ना? पापा जरूर लाना, भूलना नहीं। शिन की माँ ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, शिन हमें माफ कर दो बेटा, तुम्हें धीरज रखना होगा। ऐसी कई चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, जो अभी हमें मिल नहीं रही और हमें उनके बिना ही काम चलाना होगा। शिन जैसे मासूम बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे पता था कि माँ जो कह रही है वो ठीक है। फिर एक दिन शिन के चाचा उससे मिलने आए। चाचा जापान की नौसेना में काम करते थे। शिन इधर आओ, उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? शिन ने उत्सुकतावश पूछा और वो बड़ी बड़ी आंखों से चाचा के हाथ के पैकेट को निहार रहा था। तुम कुछ अंदाज लगाओ, चाचा ने कहा। इसमें वो चीज है जिसे तुम बहुत बहुत पाना चाहते हो। और ये कहते हुए चाचा ने उपहार को अपनी पीठ के पीछे छिपा दिया। शिन खुशी के मारे कूदने लगा
और पैकेट को लेने के लिए लपकने लगा इधर से उधर से, और चाचा बार बार पैकेट को दूर करते रहे और उसके साथ खेलते रहे। तभी शिन को पैकेट में से बाहर निकलता हुआ एक लाल रंग का हैंडल दिखाई दिया और वो चिल्लाया, इसमें 3 पहियों वाली साइकिल है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पैकेट खोलते समय उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये साइकिल कहाँ से मिली? ये साइकिल मुझे अपने कमरे में अलमारी में पड़ी मिली, उन्होंने कहा। तुम्हारे जन्मदिन से पहले ही मुझे वापस जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा ये उपहार तुम्हें पहले ही दे दूं। शिन कूदकर अपनी लाल साइकिल पर बैठ गया और गर्व से मेरी ओर देखकर कहने लगा, देखो पापा, मेरा सपना सच हो गया। 6 अगस्त को सुबह बहुत सुंदर थी। पेड़ों से झिंगुरों के पैरों के रगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह की शांति सायरन की तेज गूंज से भंग हुई। ये अमरीकी हमलों की चेतावनी थी। सायरन की आवाज बंद होते ही शिन और किमी दौड़ते हुए पीछे के आंगन में गए और हंसते हुए साइकिल पर सवार होकर उसे चलाने लगे। मैं भी हंसते हुए घर के अंदर गया। तभी वो हुआ जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं की थी। दिल को हिला देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ और आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली चमकी। मुझे तो लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया। फिर अचानक सुबह के समय आसमान में घोर अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ खूब अंधेरा था। मेरा हिलना डुलना भी मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे मैं कहीं फंस गया हूँ, पर कहाँ, कुछ देख और समझ नहीं पा रहा था। फिर मुझे ऊपर एक छेद में से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। मैंने सावधानी से अपने हाथों से लकड़ी की उन बल्लियों को हटाने की कोशिश की जिनके नीचे मैं दबा हुआ था। मैंने खड़े होकर किसी चिकनी सतह को छुआ। यह हमारे घर की छत थी, यानी पूरा घर ढहकर मुझ पर आ गिरा था। धीरे धीरे मैं रोशनी की तरफ बढ़ा और छत के ऊपर चढ़ा। चारों तरफ बदन को झुलसाने वाली काली आंधी बह रही थी। ये सब देखकर पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा था। किमी का घर, मंदिर, लोग, यहाँ तक कि पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया था। उस तेज आंधी में मैं जोर से चिल्लाया, क्या कोई है? मदद करो। शिन की माँ की आवाज आई, नोबू मेरी मदद करो। मैं टूटे हुए घर से बाहर निकला। वहां मैंने शिन की माँ को घर के मलबे में कुछ खोदते हुए पाया। शिन वहां एक भारी लकड़ी की बल्ली के नीचे दबा हुआ था और माँ उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से बल्ली को उठाया और माँ ने दबे शिन को खींचकर बाहर निकाला। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। कमजोरी के कारण वो बोल नहीं पा रहा था, परंतु अभी भी उसने एक हाथ से अपनी 3 पहियों वाली साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। किमी का कोई नामो निशान नहीं था। वो शायद घर के नीचे कहीं दबी पड़ी होगी। फिर मुझे छत के नीचे 2 कपड़ों के टुकड़े दिखाई दिए। घर का एक कोना आग में दहक रहा था। आग की एक दीवार मेरे सामने खड़ी थी। मिचको, योको, मैं चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर छत की भारी बल्लियों को उठाने की कोशिश की, परंतु मैं इसमें असफल रहा। आग अब मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। इतनी भयंकर गर्मी थी कि मेरे कपड़ों में आग लग सकती थी। तभी मिचिको और योको के ऊपर पड़ी लकड़ी की बल्ली से आग की लपटें उठने लगी। मिचिको, योको, मैं कांपते हुए चिल्लाया। मैं एकदम लाचार था, अपनी बच्चियों की जान बचाने में असमर्थ था, परंतु शिन के बचने की अभी भी उम्मीद थी। इसलिए माँ धधकती आग से बचने के लिए शिन को लेकर नदी की ओर दौड़ पड़ी। सभी बचे हुए लोग नदी के किनारे इकट्ठे हुए। उस भयानक दृश्य को देख पाना भी मुश्किल था। सभी लोग बुरी तरह जल गए थे और बिलख बिलख कर रो रहे थे। लोग पानी मांग रहे थे। पानी, पानी, शिन हल्की आवाज में कह रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, परंतु मेरे आसपास लोग पानी पी पी कर मर रहे थे।
इसलिए शिन को पानी देने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पापा, शिन इतनी धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था कि उसे सुन पाना भी मुश्किल था। मेरी साइकिल। मैंने उसकी हथेली को दबाया जिसमें वो अभी भी साइकिल के हैंडल का प्लास्टिक कवर पकड़े था। शिन, मैंने कहा, तुम अभी भी साइकिल के हैंडल को पकड़े हो। उसके सूजे चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई और मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट झलकने लगी। परंतु उसी रात शिन चल बसा। 10 ही दिन बाद उसका चौथा जन्मदिन था। अगले दिन मैं अपने घर वापस गया। वहां मुझे मिचिको और योको की हड्डियां एक ही जगह पर पड़ी हुई मिली। उन्हें देखकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। उन्हें दफनाने के बाद मैं काफी देर तक रोता रहा। एक दिन पहले कितनी खुश थी मैं सोचने लगा। अगले दिन घर के आंगन में शिन को दफनाने के लिए मैंने एक कब्र खोदी। उसी समय किमी के मृत शरीर को उसकी माँ अपने हाथों से उठा लाई। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, हम इन्हें इकट्ठे ही दफनाएंगे। जब किमी और शिन को दफनाया गया तो वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। साथ में हमने शिन की लाल 3 पहियों वाली साइकिल को भी दफना दिया, जो हमें पास ही मलबे में पड़ी हुई मिली थी। उस दिन के बाद हम रोजाना शाम को नदी के किनारे खड़े होकर अपने बच्चों का नाम पुकारते हैं। शिन, मिचिको, योको। उस एटम बम ने हिरोशिमा को एक रेगिस्तान में बदल दिया। अब जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो हादसे को गुजरे हुए 40 साल बीत गए। इस बीच धीरे धीरे शहर दोबारा आबाद हुआ और यहाँ जीवन में एक नई उमंग आई। शुरू में लोगों ने सोचा कि अब वहाँ मिट्टी में कभी कुछ पैदा नहीं होगा, परंतु अब जमीन में घास उगने लगी है, पेड़ फूलों से लगने लगे हैं, पार्क में बच्चे हंसते और खेलते नजर आते हैं। लेकिन मुझे अभी भी अपने बच्चों की मुस्कुराहट याद आती है और ये स्मृति मेरे दिल को अभी भी दुखाती है। बहुत सालों तक मैं और मेरी पत्नी इस बात से आश्वस्त थे कि बच्चे हमारे करीब ही हैं। हमने उन्हें अपने आंगन में ही दफनाया है, लेकिन अब हमें लगने लगा कि हमें उन्हें सही तरह से किसी कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। और एक दिन हमने ये करने की सोची। किमी की माँ ने भी इसमें मेरा हाथ बटाया। कुछ मिनटों तक खोदने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा फावड़ा किसी लोहे की चीज से जाकर टकराया हो। जब मैंने पास जाकर देखा तो मुझे वहां मिट्टी में एक जंग लगा पाइप का टुकड़ा नजर आया। देखो, मैंने अपनी पत्नी से कहा, इस 3 पहियों वाली साइकिल को, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चले मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। उस साइकिल को देखने की मुझमें हिम्मत ही नहीं थी। देखो, यहाँ कुछ सफेद हड्डियां जैसी दिख रही हैं, मेरी पत्नी ने कहा। हम लोग देर तक किमी और शिन की हड्डियों को घूरते रहे। दोनों आज भी एक दूसरे का हाथ थामे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उन्हें दफनाया था। युद्ध में हमेशा ही तबाही होती है। लड़ाई किसने शुरू की इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई में हमेशा निर्दोष लोग ही मरते हैं। शिन जैसे मासूम बच्चे। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी थी। मैंने हिम्मत बटोरकर आहिस्ता से शिन की साइकिल को उठाया। ऐसा अत्याचार बच्चों के साथ दोबारा कभी ना हो, मैंने कहा। अगर बहुत से लोग शिन की साइकिल को देखेंगे तो वो दुनिया में शांति के महत्व को समझेंगे। तब वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जिसमें बच्चे हंस सकें और खेल सकें। ऐसा ही सोचकर अगले दिन मैं शिन की साइकिल को हिरोशिमा के शांति संग्रहालय में ले गया, जिससे कि शिन की कहानी दुनिया भर के बच्चों के लिए शांति का एक नया संदेश बन सके। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां।